Hello everyone, welcome to today's class. How are you all my rock stars, my Unacademy champions? Welcome to today's class और आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आप हिंदी में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो वेलकम टू दिस चैनल. Do like and do subscribe for this channel and keep watching my videos. हम एसएसटी के बारे में एसएसटी के बहुत ही क्लास 8 के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो भी हिंदी में है, राइट? तो उससे पहले कि हम देख लें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ. आई एम नेहा सूद. मैं आपकी सोशल साइंस एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6th 7th एंड 8th एंड स्पेशली मैं आपके लिए 8th के लिए इस चैनल पे लेके आई हूँ क्लासेस, वो भी हिंदी में. तो हम 8th के सारे टॉपिक्स जिसके अंदर हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक हम पढ़ेंगे. मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक पढ़ाती हूँ फॉर क्लास 6 7 एंड 8. और फॉर मोर एंड मोर क्लासेस यू कैन अटेंड माई फ्री स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी. आप अनअकैडमी पे जाके मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. और फ्रॉम 19th of October आई विल बी ऑन दी प्लस ऑल्सो. मैं प्लस की क्लासेस भी लूँगी फॉर क्लास 3rd from 3 to 4 p.m. every Tuesday, Thursday and Saturday. तो उसके लिए आपको प्लस पे आना पड़ेगा फॉर मोर डिटेल लर्निंग, राइट? एंड टू कंप्लीट योर फुल चैप्टर, सब कुछ अच्छे से समझने के लिए. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरा कोड है नेहा YT लाइव. अगर आप प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो फटाफट से आप मेरा कोड डालो नेहा YT लाइव, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ, राइट? तो आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव. माई रेफरल कोड इज़ नेहा YT लाइव. आप यही मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास भी, ठीक है? तो आपको ये कोड भूलना नहीं है. अगर आपको अनअकैडमी की प्लस पे आना है, आपको मेरी सब्सक्रिप्शन देखनी, प्लस की क्लासेस देखनी है, यू हैव टू यूज़ माय कोड. 10% ऑफ मिलेगा आपको और आप मेरा यही कोड यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक फ्री क्लास. तो आज हम देखते हैं. ओके, सबसे पहले तो आप मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो कीजिए विद द नेम ऑफ नेहा सूद. वहाँ सर्च कीजिए नेहा सूद और मेरे को जाके फॉलो कीजिए उधर, राइट? तो फटाफट से यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यस, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे भारत में है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो ये क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे क्या है बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं. व्हाट डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ किताब नहीं है जिसके अंदर लॉज लिखी गए हैं. इसमें हमारा पूरा देश कैसे चलेगा बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हमारा देश कैसे चलेगा, कहाँ कैसे, कौन आगे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ेगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगा, क्या क्या हमारे लोगों के सिटीजन्स के पास क्या क्या हक हैं, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं. तो फटाफट से हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या है. ओके, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी दिखती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब जिसको आप कह सकते हैं, राइट? तो इसके अंदर हमारा इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारे BR अम्बेडकर द्वारा बनाई गई थी. ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो अब हम धीरे धीरे बेसिकली पढ़ेंगे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्यों इसके बिना हमारी कंट्री नहीं चल नहीं सकती. तो अब देखते हैं फर्स्ट स्लाइड. व्हाट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, a written document in which we find the rules by which society would function, is called the constitution. Basically the most important point is that इसके अंदर rules होते हैं. rules that means laws, right? तो basically जो laws होंगे which are written by this which is हमारी society
कैसे फंक्शन करेगी। अगर ये रूल्स, अगर ये लॉज, ये सब कुछ नहीं हुआ तो कैसे हमारे, क्या इसके बिना हमारी सोसाइटी चल सकती है? नहीं। अगर आप कोई खेल खेलने जाते हैं, राइट, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर, उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर लॉ होते हैं। अगर बेसिकली अगर ये रूल्स और लॉ नहीं होंगे तो हमारी सोसाइटी में क्या होगा, कोई भी प्रॉपर चीज़ें फंक्शन नहीं करेगी, क्राइम बढ़ जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे कैसे लॉज हैं, मैरिज लॉज, राइट, प्रॉपर्टी लॉज, पॉलिटिक्स लॉज, पॉलिटिक्स इसको हम बोलेंगे। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लॉज, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स विच इन विच द सोसाइटी वुड फंक्शन, मतलब हमारी सोसाइटी किस प्रकार से काम करेगी उसके बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये की फीचर्स? अगर आपसे पूछा जाता है राइट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाट आर द बेसिकली द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, राइट। सबसे बड़ी चीज़ है ये लिखित है। हर चीज़ जो यहाँ पे, जो भी रूल्स, जो भी लॉज बनाए गए हैं वो बेसिकली लिखे गए हैं, प्रॉपर प्रॉपर लॉज लिखे गए हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ, रूल्स मतलब रूल्स हैं, उसमें लॉज हैं, कैसे ये चीज़ें चलेंगी, कैसे कुछ चीज़ें इलीगल हैं, कुछ लॉ के अगेंस्ट हैं और कुछ लॉज हैं, तो इन सब के बारे में, रूल्स के बारे में लिखा गया है। अब फॉर्मुलेटेड थ्रू एन एग्रीमेंट, तो बेसिकली बहुत सारी डिस्कशंस के बाद और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, राइट। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर्मुलेटेड थ्रू एन एग्रीमेंट। जो भी लॉ बनता है इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट, क्या डिस्कशंस हुई हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है उस चीज़ का। इट इज़ वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब सबसे पहली बात, वी आर फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलेगी, कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलेगी, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे करना है, ये सब चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो अगर हम बात करें, फिर से हम बात करें, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ formulated through an agreement, working for a democracy, and fourth is the written document। ये चार चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स हैं बेसिकली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर डेफिनेशन आती है तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये लिखनी है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड द रूल्स बाय विच सोसाइटी वुड फंक्शन। ठीक है, वेरी इजी। कैसे हमारी सोसाइटी फंक्शन करेगी, कैसे लोग लॉज को मानेंगे, कैसे लॉज इन्फोर्स होंगे, कैसे लॉज इम्प्लीमेंट होंगे, ये सब चीज़ें हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो अगले देखते हैं अच्छा चलो अब हम पढ़ते हैं बेसिकली द लिटल हिस्ट्री अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ द लिटिल हिस्ट्री? क्या है हिस्ट्री में, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन किन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड। अब आप सबको पता है बेसिकली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो कैसे बना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतना तो सुना ही है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें हमने सुनी है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। जैसे जैसे सबसे पुरानी बात ये है कि जैसे जैसे रूल्स बनने शुरू हो गए, बहुत चीज़ें बननी शुरू हो गई। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने कैसी कैसी पॉलिसीज़ लाए थे, वो बेसिकली कैसी पॉलिसीज़ लाए थे, वो कैसे उन्होंने रूल्स लेके आए थे। तो जब जैसे जैसे इंडिया प्रोसीड करने लग गई इंडिपेंडेंस की तरफ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934 में।
कन्वेड इन दिसंबर 46। तो ये सब अप्रूवल्स मिलने से पहले, आज़ादी से मिले। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 300 मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 300 मेंबर्स थे बेसिकली, जिन दिन रात सुबह शाम कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा किया इंडिया का, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक। तो दिसंबर 1946 से लेके 300 लोगों ने, एंड नवंबर 1949। पहले इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपॉइंट किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर कि आप आओ। ही वॉज ग्रेजुएटेड इन लॉ, वो लॉ में स्पेशलाइज थे, सब कुछ थे, वो भी आए, उनको हेड बना दिया गया। फिर उसके बाद द Constituent Assembly was drafted the Constitution between December 46 and November 49. Constitution for Independent India was completed in November 1949. तो कितने साल लग गए? ऑलमोस्ट 2.5 years लग गए थे। 3 years भी आप मान सकते हैं कि दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949, आफ्टर n number of discussions, 300 members were involved, सब कुछ कर आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमारा सोसाइटी कैसे चलेगी, कैसे फंक्शन होगी, लोग कैसे रहेंगे, कैसे डिस्प्यूट सॉल्व होंगे, कैसा होगा हमारा जुडिशरी सिस्टम, कैसे हो गया हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम, ये सब चीज़ें इट्स रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एवरी लॉज बनाए गए हैं, उसमें लॉज हैं दैट एवरी वन इज़ equal. Yes, right? So everyone is equal. The Constitution Assembly is drafted the Constitution between December. तो आप ये लिख सकते हैं what is the little history about the Indian Constitution. How was Indian Constitution drafted? कैसे बना था Indian Constitution? The Indian National Congress demanded the Constitution Assembly in 1934 में डिमांड किया था। फिर उसके बाद 19 दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक हमारे इस असेंबली में अराउंड 300 मेंबर्स थे, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंप्लीटेड इन नवंबर 1949। सो ये है बेसिकली हमारी छोटी सी हिस्ट्री, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे हैं, हमारी सोसाइटी कैसे रन करेगी। क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी एक कंट्री के लोगों को, सिटीजन्स को राइट दिया गया है बहुत चीज़ों के लिए। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्या चीज़ें हैं वो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इफेक्टेड ऑन 26 जन 1950। तो हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इफेक्टिव। तो वाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? तो अगर आप सब, इट विल बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 26 जन 1950। On this day, the Constitution of India declared our country as a socialist, sovereign and secular and democratic republic. मतलब socially everyone is equal. India was declared as socially everyone is equal. Secular means यहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन को मान्यता नहीं जाएगी. We have different religions and democratic republic. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे पास आज़ादी है अपनी वॉइस उठाने की, अपने हाथ रेस करने की। वी हैव राइट टू वोट। हमें बहुत आज़ादियाँ दी गई हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो हर किसी को लिबर्टी है। एवरीवन हैज़ राइट टू जस्टिस। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जस्टिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी एवरीवन कैन गो एंड अप्रोच द कोर्ट्स।
हर एक जना जा सकता है, कोर्ट्स में जाके दरवाज़ा खटखटा सकता है इफ़ दे नीड जस्टिस। इसके अंदर ना तो अमीरी देखी जाएगी, ना गरीब, ना तो कोई पॉवर्टी लाइन के पीछे। जिसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है दे कैन सीक जस्टिस इन कोर्ट्स, जुडिशरी सिस्टम जिसमें हम कहते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, तो हर एक रिलीजन, हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट्स हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब इज़ अबॉलिश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इक्वालिटी मीन्स एवरीवन इज इक्वल। everyone is equal, right? And liberty means we have been given the freedom, हमें आज़ादी दी गई है, हमें फ्रीडम दी गई है। और ये सब चीज़ें बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है कि आपको सुरक्षित रखा जाएगा। अलग अलग चीज़ें आपको में चीज़ें बनाई हैं, अलग अलग लॉज बनाए हैं जिससे आपको फ़ायदे होंगे एंड यू कैन लीड अ प्रॉपर सिटीजनशिप लाइफ इन इंडिया। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। व्हाट आर दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल इट्स सिटीजन फॉर जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपने डेट नहीं भूलनी है कि इट वाज फॉर्म्ड ऑन 26 जैन 1950 एंड ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर आवर कंट्री एज सोशलिस्ट, सोवर्जिन, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अब चलते हैं हम बेसिकली अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। डिड यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। अपॉन इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 a new Congress-led government invited Ambedkar to serve as the nation's first law minister, ठीक है, in which he accepted. On 29th August, he was appointed a chairman of the Constitution Drafting Committee and was appointed by the Assembly to write Indian new Constitution. तो इनको इनवाइट किया गया था कि आओ आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। सो ही इज़ द मैन बिहाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आपने देखा उनकी भी आपने सबने स्टोरी पढ़ी होगी, कैसे वो एक दलित थे, राइट? कैसे उन्होंने भी भेदभाव का शिकार होते थे और हर चीज़ होते थे। इन सब चीज़ों को बेसिकली हमने उन सब चीज़ों को क्रॉस मार दिया कि एवरीवन इज़ इक्वल, कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, सब एक समान है। कहते हैं ना एवरीवन इज़ सेलिंग ऑन द सेम बोट, तो यही कह सकते हैं कि सब एक समान है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन्होंने अपॉइंट की थी, ही वॉज द अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन, वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के एंड वॉज अपॉइंटेड बाय द असेंबली टू आओ आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिखो। Upon the independence of 15 August, a new Congress-led government invited. तो he was the first, अगर आपसे पूछा जाता है who was the first law minister, तो आपको भूलना नहीं है, he was डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? बेसिकली अभी तक हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स इन विच सोसाइटी वुड फंक्शन। अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है सोसाइटी में भेदभाव, रंग भेद, बहुत चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हम फेवर करता है ईच एंड एवरी सिटीज़न को। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, उसके अंदर दे आर फॉर्मुलेटेड थ्रू एन एग्रीमेंट, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड वर्किंग ऑन अ डेमोक्रेसी। सो हमने लिटिल हिस्ट्री देखी अभी तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1934, कन्वेड इन दिसंबर 1946। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 300 मेंबर्स, 300 मेंबर थे जिन्होंने ये असेंबली बनाई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। The Constitution of Independent India was completed in November 1949.
नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गया था, बट इट वाज इफेक्टिव ऑन 26 जन 1950, ठीक है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर ऑल द सिटीजन विद जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो हम ये सब चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं। तो ही वॉज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनको अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। अब हम बेसिकली नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री। ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्टली जो डेमोक्रेटिक है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऑल्थो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ऑल कंट्रीज विद कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी इंडिया क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है और हमारे पास क्या है, हम डेमोक्रेटिक भी हैं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हमारे पास डेमोक्रेसी भी है। तो बेसिकली क्या है ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इंडिया में मौजूद है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया है, वी आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो, बट इन डिफरेंट कंट्रीज़, इन अनदर कंट्रीज़। अभी मैं आपको वो बताऊंगी कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो अभी आपको आप समझ में आया कि व्हाट आर दी बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास भी हो सकती है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के पास भी हो सकती है। तो इंडिया के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है और डेमोक्रेट, वेयरएज इन सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी फंक्शंस विच आर डिस्क्राइब बिलो। तो हम बेसिकली फंक्शंस क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या चीज़ें वो करते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स व्हाट आर सोसाइटी अंडरलाइंग एसेंस इज़। कैसे हमारी सोसाइटी चलेगी, कैसे लोग वहाँ बिहेव करेंगे, कैसे लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली अबाउट द सोसाइटी। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ कलेक्शन ऑफ लॉज and standard that the citizen of nation should rely upon as the foundation for how the country should be ruled। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी नींव है, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉज है दैट द स्टैंडर्ड्स दैट द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन, कैसे हमारे जो सिटीजन्स हैं कैसे वो वर्क करेंगे, कैसे द लॉ विल बी इन्फोर्स्ड एंड implemented and how the country should be ruled। ये country कैसे चलेगी। The three significant reasons why we need constitution। In democratic society the constitution also develops a laws to prevent our elected officials for abusing their power। अब बेसिकली इसके अंदर ये दिखाया गया है कि डोमेट्रिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे लॉज बनाए हैं टू प्रिवेंट आर, जो जिनको हमने अपना लीडर चुना है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, ऐसा ना करें कि हमने उनको चुन लिया और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉज भी बने गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं फिर से ये लाइन पढ़ लेती हूँ। बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डेवलप द लॉज टू प्रिवेंट आर इलेक्टेड ऑफिशियल्स फ्रॉम एब्यूजिंग देयर पावर। मतलब ये ना हो कि वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अ रूलिंग पार्टी फ्रॉम इट्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द लेस इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल और क्लासेस। मतलब रूलिंग पार्टी को ये ना हो कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स एंड क्लासेस, वो किसी क्लास के किसी कास्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एक्शन दैट आर जेपरडाइज्ड बाय द ब्रॉडर वैल्यूज़ एंड नेशन ट्रस्ट। तो बेसिकली नेशन आपको ट्रस्ट करके ही ये सब चीज़ें बना रही है, राइट, ये सब चीज़ें कर रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीज़ें दिखाता है कि व्हाट आर इम्पॉर्टेंट, कि कोई अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इन्फ्लुएंस ना हो जाए किसी
पार्शियल ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में हैं हमारी। तो हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डेमोक्रेटिक, मैंने अभी आप सबको बताया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर डेमोक्रेटिक, ठीक है, वी आर डेमोक्रेटिक, बट इन अदर कंट्रीज़, वो कौन सी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक? देयर आर मैनी कंट्रीज दैट डू नॉट हैव डेमोक्रेसी एंड ऑपरेट फ्रॉम monarchy, socialist or communist government structure, including the People Republic of China, Saudi Arabia, Vatican City, United Arab Emirates, ओमन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, भूटान। भूटान का तो नाम आई थिंक अब हट जाना चाहिए इसके अंदर से, दे आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कतार एंड वियतनाम। तो बेसिकली ये कंट्रीज़ हैं, ये जहाँ पे डेमोक्रेसी तो है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट स्टिल दे आर अंडर द मोनार्क सिस्टम, जहाँ पे किंग्स एंड द क्वींस अभी रूल कर रहे हैं, या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कुछ इस टाइप की गवर्नमेंट है जिन्होंने लोगों को फ्रीडम नहीं दी हुई है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है चाइना, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी, यूएई, ओमन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ सुना है, जिसमें किंग जोंग हैं, वो रूल करते हैं उधर। दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट पीपल आर नॉट गिवन, लोगों को वहाँ पे फ्रीडम नहीं है जितनी इंडिया में लोगों को फ्रीडम है। कतार एंड वियतनाम। The China is the biggest communist state where the government controls over 50% of the economy. हमें पता है चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है। Because of the government reluctant to allow Western influence, it enforces a strong internet censorship on the world top rated website. तो बेसिकली वो क्या करती हैं, उन्होंने they are basically they are a democratic country, but उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट सेंसरशिप रख रखी है ऑन द टॉप रेटिंग, मतलब आप सब कुछ गूगल वगैरह बहुत आराम से नहीं यूज़ कर सकते, कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक ब्लॉक की गई हैं, लाइक गूगल, फेसबुक एंड ट्विटर एंड मैनी अदर्स। मैनी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर लिमिटेड। तो बेसिकली जो उनकी ह्यूमन राइट्स है, जैसे हमारे पास तो बहुत सारी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, दे आर लिमिटेड, इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली एंड रिलीजन। तो यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस, अगर आपको बोल दिया जाए यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस, तो आपको कैसा लगेगा? यू आर नॉट फ्री टू असेंबली ऑल्सो, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स जो बेसिकली इसमें बताया गया है कि कैसे कि इन कंट्रीज़ के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट दे आर नॉट अलाउड टू वर्क कि एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आप अभी तक आप ये दिस इज़ फॉर योर नॉलेज ऑल्सो कि कैसे देर आर मैनी कंट्रीज़ लाइक पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी, यूएई, ओमन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, कतार एंड वियतनाम। तो बेसिकली अब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, तो उसमें क्या है, आइडल्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल्स। तो कैसे ये देश के लोग, कैसे ये हमारे देश के लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री हो, कि इंडिया कैसे चाहते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पर्पस। हाउ पीपल वांट टू सी, कैसे लोग देखना चाहते हैं अपनी कंट्री को, कैसे कैसे रूल्स चाहते हैं, इट लेज आउट अ स्पेसिफिक आइडल्स, ठीक है। दे आर फंडामेंटल इन नेचर विच इंक्लूड्स आर फंडामेंटल राइट्स, वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, एग्रीमेंट ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट वो चाहते हैं, कैसे वो गवर्नमेंट इलेक्ट करना चाहते हैं, वोटिंग के थ्रू, वोटिंग वगैरह। तो बेसिकली द आइडल्स एंड द प्रिंसिपल्स, कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। हमने पढ़ा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, सो देर आर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो ये सब कम्युनिटीज़ दे प्रोवाइड द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, हर एक के लिए एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए। तो आइडल्स में बेसिकली है ये देश की जनता इन देश को कैसे देखना चाहती है, बेसिकली ये कैसे देखना चाहती है इस देश को, और लेज आउट दी स्पेसिफिक आइडल्स, क्या आइडल्स हैं, क्या आप थिंकिंग है लोगों की,
fundamental in nature. Different communities provide set of rules and principles and agreement on the type of the government and idols. तो बेसिकली अब हम देख लेते हैं, आई होप ये आइडल्स एंड प्रिंसिपल सबको क्लियर हो गया होगा कि आइडल्स एंड प्रिंसिपल्स मतलब हम अपने देश को कैसे देखना चाहते हैं, हाउ पीपल ऑफ इंडिया वांट टू सी इंडिया. तो दे आर डिफरेंट कम्युनिटीज़ प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स, कैसे कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे कैसे प्रिंसिपल्स बनाने हैं जिससे लोगों को कुछ हार्म ना हो, उनकी फंडामेंटल राइट्स को कुछ हार्म ना हो. द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट वो चाहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, मोनार्क सिस्टम चाहते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. तो अब हम देख लेते हैं बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ नेपाल. नेपाल आप सबको पता है वो इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है, राइट. इंडिया के बॉर्डर है, वी शेयर बाउंड्रीज विद नेपाल, राइट. सो नेपाल में क्या सिस्टम है बेसिकली और अब क्या चेंजेस आ गए हैं बेसिकली, अब वो हम पढ़ेंगे. एग्जाम्पल ऑफ नेपाल में लेते हैं द स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी. उन्होंने कितना स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority is vested with the king. तो पहले the main problem in the Nepal was वहाँ पे monarch system था. monarch system था जहाँ पे सिर्फ kings और queens रूल करते थे. वहाँ की जनता को कोई आज़ादी नहीं थी. They were not democratic, they were nothing like that. So basically in the previous constitution of Nepal which was adopted in 1990 में adopt जो किया गया था, reflected the fact that final authority, जो final authority होगी देश के बारे में या सब चीज़ों के बारे में, will be rested with the king. तो king ही लेंगे सारी final authority और सब कुछ. तो देवर अंडर दी मेनार सिस्टम. बेसिकली किंग ज्ञानेंद्र थे उस टाइम पे. उनके फादर ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लाना शुरू किया था, कुछ डेमोक्रेसी दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन लाना शुरू किया था. बट लेटर ऑन किंग ज्ञानेंद्र आए और उनको ही वॉज एडॉप्ट, उन्होंने फिर से उसको मोनार्क सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया. वो नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेटिक बने नेपाल और भी बहुत सारे रीजंस थे. बट उस टाइम पे लोगों को पता चल गया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. वो उनको अच्छी लगने लगी वो चीज़. यहाँ तो द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, द पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन 2006. तो 2006 में बेसिकली 2006 तक बहुत उन्होंने लड़ाई की. बहुत पीपल वर अगेंस्ट दी मोनार्क सिस्टम, उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी. एंड दे फाइनल सक्सीडेड इन दी पुटिंग द एंड इन द किंग पावर्स ऑफ द किंग. तो फाइनली कुछ सालों के संघर्ष के बाद, काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने दे फाइनली सक्सीडेड, उनको दे गॉट सक्सीडेड इन पुटिंग द एंड ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग. तो उस टाइम पे देवर became democratic. The reason that did not wanted to with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country. कैसे वो अपनी कंट्री को देखना चाहते थे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रिफ्लेक्ट करता था. एंड they wanted the Nepal to be and they had fought for. वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों लोग चाहते थे कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्यों वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे? द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसलिए नहीं चाहते थे कि बेसिकली द आइडल्स जो उसमें थे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ द कंट्री, दैट दे वांट अ नेपाल टू बी, वो कैसे चाहते थे नेपाल को, वो इट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग एंड दैट दे हैड फॉट फॉर. सो दीज आर बेसिकली दी एग्ज़ाम्पल. ये एग्ज़ाम्पल था नेपाल में कैसे लोगों ने फाइट किया सेवरल डिकेड्स तक और टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी. एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग द एंड ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग. सो आई होप दिस ये आपको क्लियर हो गई होगी.
तो अब हम पढ़ते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉलिटी, मतलब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। हाउ वुड बी आर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, जो हमारी पॉलिटिक्स कैसे होंगी बेसिकली। द सेकेंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे पॉलिटिक्स सिस्टम चलेगा, कैसे लोग सिलेक्ट करेंगे अपने कैंडिडेट्स को, अपने लीडर को, कैसे सिलेक्ट करेंगे अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को। तो ये सब चीज़ें भी हमारी पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। हाउ फॉर्म द गवर्नमेंट और पॉलिटी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे कैसे लीडर्स खड़े होंगे, व्हाट विल ऑल बी द प्रोसेस, ये सब कुछ बेसिकली द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, कैसे किन लोगों को अधिकार है। हमें पता है 18+ ईयर्स को यूनिवर्सल एडल्ट, तो हमने ये एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ी है ना। तो ये क्या है बेसिकली, दैट ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हैज़ राइट टू वोट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, कौन से भी रिलीजन को हो, जो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, दे हैव अ राइट टू वोट, टू सिलेक्ट देयर लीडर एंड कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस चलेगा बेसिकली, कैसे कैसे गवर्नमेंट बनेगी। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें पॉलिटी में मेंशन है। गवर्न्स द सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यही वो लोग हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, दे विल टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। दे विल टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ आवर सोसाइटी, राइट। हमने कैसे हमारे कुछ लॉज बनाएंगे, हमारी भलाई के बारे में, हमारे वेलफेयर के बारे में, हमें डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। दे विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, इनका क्या रोल है, क्या ये पॉलिटिक्स सिस्टम है, कैसे फॉर एग्जांपल हमने कैसे इलेक्ट करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, कौन होगा मेजॉरिटी में, कौन होगा माइनॉरिटी में, ये सब चीज़ें बेसिकली इस पॉलिटी में मेंशन है। दिस इज़ द बेसिकली द सेकेंड पर्पस विच डिफाइंस द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम देखते हैं टायरानी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द थर्ड पर्पस, दिस इज द थर्ड पर्पस। फर्स्ट हमने देखा आइडल्स, चलो बाद में हम इसको रिवाइज करेंगे। द थर्ड पर्पस, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टायरानी का क्या मतलब है, बेसिकली कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे। हमने किसी को अगर अथॉरिटी दी है, अगर हमने अपने लीडर्स को सिलेक्ट किया है, तो हमने उनको पावर तो दी है, बट ये ना हो कि वो पावर में आते ही वो उस चीज़ का मिसयूज़ करने शुरू हो जाए। तो टायरानी इज़ बेसिकली टू अवॉइड, टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, प्रिवेंट टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी में मैंने जैसे बोला, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की मैंने आपसे बात अभी करी कि व्हाट इज़ मेजॉरिटी, व्हाट इज़ माइनॉरिटी। तो हमने बेसिकली ये सब चीज़ें देखी कि हाउ टू प्रिवेंट टायरानी। जैसे मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट आएगी वही सब कुछ करेगी, वही डिसीजंस लेगी। तो किस टाइप के, उन्होंने पूरी जनता के बारे में सोचना है, ये नहीं कि वो मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पावर्स को, अपनी उनके पास राइट्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, तो हमने अपने आप को अपने आप ही बचाना है, हमने अपने आप को करेक्ट लीडर को चूज़ करना है, और हमने देखना है दैट दे डोंट मिसयूज़ द पावर एंड टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। To protect our fundamental rights, we will study about the fundamental rights right now. Right to equality, that everyone is equal, और वो सबको equal right दे रहे हैं। Save minorities from injustice. What are minorities? What are basically the minorities? एक होता है larger section of the society, एक होता है smaller section of the society. तो basically ये जो है ये इनको नहीं दबा रही है, they are not
माइनॉरिटीज़ को हम मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई उनके साथ गलत नहीं कर रहा है, मेजॉरिटी उनके साथ गलत नहीं कर रही है। प्रोटेक्ट द लार्जर प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो कैसे बेसिकली द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये सब चीज़ें कैसे फॉर्म होंगी, हम इस चीज़ के अंदर ये सब चीज़ें लिखी गई हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब हमने 3 पर्पस पढ़े हैं बेसिकली। व्हाट आर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट हमारी क्या थी? आइडल्स और प्रिंसिपल्स, कैसे हम इस देश को देखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे लोग चाहते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट द पॉलिटी, ये पॉलिटी क्या है? द पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली। देन वी स्टडीड अबाउट द टायरानी, मतलब कोई जो लीडर को, मेजॉरिटीज़ जो हैं, जैसे अमीर गरीब को नहीं दबा रहा है, या जिस लीडर्स को हमने सिलेक्ट किया है वो मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी पावर और अथॉरिटी में। ये सब बेसिकली दिस इज़ द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, अब हमने पता है कि वी हैव डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की फंडामेंटल राइट्स, हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स दी गई है। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिटरी एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, राइट? कोई भी सिटीज़न अपनी मनमानी से they have the absolute exercise of power by the state. The consequence of the Indian Constitution: prevent the misuse of state authority in independent India, guarantee the right of individual, protect the rights of minorities against the majorities. तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स बेसिकली, तब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। तो वी हैव बेसिकली द 6 फंडामेंटल राइट्स विच जिसको आपको भूलना नहीं है। हमारे पास क्या है 6 फंडामेंटल राइट्स? वी हैव राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. तो ये बेसिकली हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। दे हैव 6 फंडामेंटल राइट्स जिसमें हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। हमारे राइट्स हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, जिसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है बेसिकली दीज राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं बेसिकली। राइट टू इक्वालिटी, द फर्स्ट थिंग इज़ राइट टू इक्वालिटी। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज़ इक्वल। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले ही एवरीवन इज़ इक्वल। दिस इंश्योर्स दैट द सिटीजन्स वुड बी इक्वली सर्व्ड बाय द कंट्री रूल्स। मतलब सबको इक्वल अधिकार है, जो भी रूल्स हैं वो सबके लिए हैं और सबके लिए इक्वालिटी है। इट इज़ ऑल्सो नोज दैट नो सिटीजन कैन फेस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव बिकॉज ऑफ their religion, caste and gender. Everyone has equal access to all public spaces. तो हर किसी को आज़ादी है, जहाँ उन्होंने जाना है, जहाँ उन्होंने जो भी चीज़ करनी है, everyone has a right, including the playgrounds, restaurants, stores. In terms of jobs, the government cannot discriminate against anyone. तो गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है? गवर्नमेंट क्या, so this is basically the right of equality. Every religion, जिसमें religion कोई भी religion का हो, कोई भी caste का हो, कोई भी gender का हो, everyone is equal. Everyone has an equal access to public space, including the playgrounds, restaurants and stores. तो बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कि सब
एक समान है, सब एक लेवल पे हैं। दिस इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन वुड बी इक्वली सर्व्ड। अब नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम फ्री हैं? क्या हम आज़ाद हैं? दिस इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन, द फ्रीडम टू ट्रैवल, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, वी आर फ्री। फ्रीडम इन टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मैं आज अगर दिल्ली में हूँ, मैं चाहती हूँ मैं जाके कर्नाटका में रहूँ या पंजाब साइड रहूँ, तो आई एम फ्री, आई कैन गो, आई कैन live over there. And right to practice any kind of trade, career और industry, मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ as per my wish, as per my knowledge, मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। This is basically the right to freedom, right to practice any trade, career and industry. Next आता है right against exploitation, मतलब हमने किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करना है, हमने उसका मतलब, किसी से अपना मतलब नहीं निकालना है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिक, स्लेव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14। तो बेसिकली जो 14 साल से उम्र के कम लोग बच्चे होंगे उनको हम बेसिकली एम्प्लॉय नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर द एज ऑफ 14, हम इट विल बी नोन एज चाइल्ड लेबर, वो एक चाइल्ड लेबर कहलाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब चीज़ें स्लेव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14। तो राइट और टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम क्या है? बेसिकली द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है? रिलीजियस फ्रीडम इज गारंटेड टू ऑल मैन, ऑल मैन नहीं है मतलब वुमेन, सबके लिए है ये, राइट। एनी पर्सन्स हैव राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड स्प्रेड द रिलीजन बाय, हम अपने हिसाब से अपना धर्म चूज़ कर सकते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इस धर्म का होना है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में लिखी गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ cultural and educational rights, according to the all linguistic and religion minorities have right to provide their own educational institution, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज में पढ़े, we have right for the education in order to protect and cultivate our culture। तो अपने कल्चर को पढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को समझने के लिए हम किसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, we have educational rights। अब लास्ट है द पॉइंट नंबर 6 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या है? दिस अलाउज सिटीजन टू फाइल अ पिटिशन इफ़ दे हैव वायलेटेड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि वी कैन डिमांड फॉर जस्टिस। तो अगर उनको लगता है राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब राइट्स हमें दी हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स दी हैं। अगर बेसिकली कि अगर दिस अलाउज सिटीज़न टू फाइल अ पिटीशन, अगर उनको लगता है कि उनके साथ ये वायलेशन हुई है इनमें से कोई, तो दे कैन गो एंड डिमांड जस्टिस तो इन द कोर्ट और वेर एवर दे वांट, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द राइट टू इक्वालिटी, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies। ये सब कुछ है हमारी फंडामेंटल राइट्स। तो आई होप आप सबको ये फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द, हमने बहुत चीज़ें पढ़ी अभी तक। दिस विल बी द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। अब मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ, ठीक है। तो और भी आपको पढ़ना है, यू नीड टू कम ऑन माई लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस और मीट मी ऑन प्लस। तो बेसिकली हमने काफ़ी कुछ पढ़ा आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। व्हाट अबाउट द हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। तो हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर,
तो एवरी कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑल कंट्रीज विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये भी हमने देखा कि हम तो डेमोक्रेटिक है, हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, बट देर आर फ्यू कंट्रीज विच आर डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, विच हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डेमोक्रेटिक ऑल्सो। तो हमने आइडल्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़े। व्हाट इज़ द फर्स्ट पर्पस? आइडल्स एंड प्रिंसिपल्स, हमने एग्जांपल देखा नेपाल का कि नेपाल के लोग कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, दे वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम द किंग रूल, और ये सब चीज़ें हमने देखी। पॉलिटिकल सिस्टम देखा हमने। द सेकेंड पर्पस, डिफाइन द नेचर पॉलिटिकल सिस्टम। टायरनी, कोई अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकता, मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को नहीं दबा सकते, एंड ये सब चीज़ें। देन वी स्टडीड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, किस किस तरह के हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो अब बेसिकली हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर यूनिट टेस्ट। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स दैट आर फॉर्मुलेटेड थ्रू द कॉन्सिक्वेंस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन में पढ़ा था। रिलीजन टू फ्रीडम is provided to all citizens. Every person has right to practice, profess and propagate the religion of his choice. तो सबको हक अधिकार है, वो किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, चूज कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट राइट। तो नेम द 3 organs of the state as per the separation of power is done in Indian constitution. Very important. Legislative, executive and judiciary, ये 3 powers हैं basically. Separation of power is done in Indian constitution. How does constitution define the nature of country political system? The constitution defines the nature of country political system as the countries that have adopted a democratic form of government or polity. The constitution plays a crucial role in laying out a certain important guideline that govern in decision making with the society. Nepal earlier constitution stated that the country was ruled by the king and his council of ministers. This shows the constitution defines the political nature of the country. Question number 5, name the fundamental rights mentioned in the Indian constitution. क्या है हमारी फंडामेंटल राइट्स? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आप मेरी स्पेशल लाइव स्पेशल क्लास कैसे अटेंड कर सकते हैं। यू कैन गो एंड आप लाइव स्पेशल फ्री क्लास का क्या फ़ायदा है, आप उस पर मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हैं यूजिंग द चैट एंड इमोजीज। यू कैन आस्क द क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, आप यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लास में आपके पास MCQs विद पोल्स हैं, आपके पास पोल्स आएंगे, MCQs आएंगे आफ्टर एवरी टॉपिक फॉर बेटर रिवीजन, अच्छे से उसके रिवीजन करने के लिए। हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास, आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं माई स्पेशल क्लास, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ओपन द ऐप एंड क्लिक गेट स्टार्टेड। एंटर योर मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल एंटर करना है और आपके मोबाइल पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, आपको उसको डालना है। क्रिएट योर अकाउंट, आपने अकाउंट क्रिएट करना है विद फुल नेम, ईमेल एड्रेस, डेट्स ऑफ रेजिडेंट, आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है इसमें। एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 8th, तो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे आप किसके लिए, तो आप क्लास 6 to 12 सिलेक्ट करेंगे, अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे आप किस क्लास से हैं। ऑफ कोर्स अगर जैसे ये CBSE क्लास 8 का है तो आप क्लास 8 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू लर्न इन, आपको कौन सी लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छा है फॉर लर्निंग के लिए, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, आप इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं।
तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपने मुझे जाके अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करना है, नेहा सूद मैम को फॉलो करना है, और फिर उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आपने देखना है मेरी क्या क्या स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं नोटिफाई मी एंड यू विल गेट 10 मिनट्स बिफोर द क्लास बिगिंस। तो नोटिफाई मी अगर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको क्लास के बारे में पता चल जाए कि मैम की क्लास शुरू होने वाली है। यू हैव टू यूज़ माई कोड नेहा वाई टी लाइव टू अनलॉक फ्री क्लास। आपने मेरा कोड यूज़ करना है नेहा वाई टी लाइव टू अनलॉक फ्री क्लास। मेरा कोड है नेहा वाई टी लाइव, NEHAYT लाइव। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ माई कोड विच यू कैन यूज़। तो अनअकैडमी के पास प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स भी हैं, जिसमें आप उसके फीचर्स हैं। मैं पहले आपको प्लस के बारे में बता दूं। लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, जिसमें आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज़ और बैच कोर्सेज, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन में भी प्लस में। तो उसमें एक और फीचर है विच इज़ अ रेज अ हैंड फीचर, जहाँ पे आप लाइव क्लास में यू कैन यूज़ द RAH फीचर। आप मुझसे बात कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व योर डाउट ऑन वन सेशन। आपको कुछ भी डाउट है यू कैन टॉक टू मी एंड सॉल्व योर डाउट। तो द प्राइस फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी लो, बस 696 आपको पे करना है पर मंथ, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। यूज़ माई रेफरल कोड नेहा YT लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आपने मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव, ठीक है, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा उस पर। अब हम देखते हैं आइकॉनिक के फीचर्स के क्या हैं। आइकॉनिक की पर्सनल मेंटर आपको मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, जहाँ पे पेरेंट्स भी आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्टडी प्लानर एंड ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे आइकॉनिक पे। तो आइकॉनिक का प्लान स्टार्ट होता है एज लो एज 1446। इसका 1446 है। अगेन यू हैव टू यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव फॉर 10% ऑफ। तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट फॉर प्लस इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन, हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। आप इसका इस्तेमाल करो फॉर बेटर रिविजन फॉर मैथ साइंस SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस फॉर 60 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30 एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। यू कैन अटेम्प्ट इट एट 1 PM, जिसमें आपको चैप्टर्स के MCQs के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको आंसर करना है। सो अगेन माई कोड इज़ नेहा YT लाइव। आपको मेरा कोड यूज़ करना है फॉर अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू हैव टू यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव। और साथ ही साथ मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है। इफ़ यू यूज़ टेलीग्राम यू कैन गो एंड फॉलो मी NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन गो एंड फॉलो मी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैम की आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी कि मैम की क्लास कितने बजे हैं, कितने अनअकैडमी के ऑफ़र्स के बारे में पता चल जाएगा, अनअकैडमी के क्या नया आ रहा है। एंड लिंक इज़ ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं इफ़ यू यूज़ द टेलीग्राम NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करो, आप चाहे नोट कर सकते हैं इसको अभी। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल इन्जॉयड द क्लास। मुझे बहुत मज़ा आया आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए। फॉर मोर एंड मोर स्टडी अबाउट दिस यू नीड टू कम ऑन माई स्पेशल फ्री क्लास और मेरे प्लस बैचेस पे। डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव। मेरा कोड मत भूलिएगा
फटाफट से लाइक करो इस वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन।